हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपके साथ बात की थी रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन प्रोडक्ट के ऊपर बनते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ये 3 बातें प्रोडक्ट के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछी जाती है, ठीक है। फिर मैंने बात की थी किसके बारे में, रिएक्टेंट के बारे में। मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट और एक पार्ट होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको कहा कि आपके 11th के और 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों के नेम है वे सब के सब क्या है, सबस्ट्रेट। उसके अंदर कौन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। इसके अलावा आपका एल्किल हैलाइड हुआ, एल्कोहल हुआ, फिनोल हुआ, ईथर हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, एसिड डेरिवेटिव हुए, एमीन हुई। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो अपने कार्बोनिक कंपाउंड हुए, ये सब के सब क्या थे, आपके सबस्ट्रेट थे। फिर हमने जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रिएजेंट के बारे में। मैंने आपको कहा बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर 3 टाइप के रिएजेंटों की हम चर्चा करते हैं। रिएजेंट कौन होता है, जो अटैक करता है, और सबस्ट्रेट कौन होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है। मैंने आपको बताया कि आपके पास जो रिएजेंट है वो 3 टाइप के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, और एक आपका फ्री रेडिकल होता है। फिर पहले मैंने बात की इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में एक बार बता दूं मैं आपको, क्योंकि हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो उसके आगे वाले चैप्टरों में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अब जो 12th वाले विद्यार्थी हैं, फिलहाल उनकी एग्जाम नहीं लगी, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें एक चैप्टर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं आएगा तो आगे वाले जो चैप्टर है उनको समझने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम रहे, क्योंकि आपको पता है आपका जो सिलेबस इस साल डाला गया है वो एनसीईआरटी का डाल दिया गया है, और एनसीईआरटी के सिलेबस में जो सेकंड बुक है यानी जो सेकंड वॉल्यूम है वो कंप्लीट एंड कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान लगेगी। बस फर्क कितना होगा, आपको जो इसके बेसिक टूल्स है, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था वैसे ही आपको जीओसी के बेसिक टूल सीखने पड़ेंगे। अगर आपको एक बार उन टूल की पकड़ हो गई तो दुनिया की कोई सी भी क्या हो, आप देख के उसका प्रोडक्ट बता दोगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। डिटेल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो मैंने आपसे कहा था रिएजेंट के बारे में, और मैंने कहा कि रिएजेंट आपके पास 3 थे। कौन कौन से थे 3, एक तो था आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक आपका था न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा कौन था आपका, तीसरा आपका था फ्री रेडिकल। 3 तरह के रिएजेंट थे आपके पास, एक इलेक्ट्रोफाइल था, एक न्यूक्लियोफाइल था, एक फ्री रेडिकल था। जिसमें मैंने पहले बात की थी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। और मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट वही करेगा जिसके ऊपर सेल्फ के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए हम इसे दिखाते हैं E+ से। और E+ में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है उनकी क्या होगी, कमी होगी। फिर हमने कहा सर इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, तो मैंने कहा जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। उसमें मैंने एग्जांपल बताया आपको, X+ का एग्जांपल बताया, R+ का सबसे पॉपुलर एग्जांपल यही है R+ का। इसके अलावा मैंने बताया आपको RC+O+ का, इसके अलावा बताया मैंने आपको NO2+ का, NO+ का ये बताया, और इसके साथ बताया मैंने H+ का, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। बताया था मैंने आपको कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा क्या कि जिनका ऑक्टेट होगा इनकम्प्लीट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो भी किसी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। उसमें कौन कौन से, BF3 हो गया, ZnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, इसके अलावा आपकी कार्बीन हो गई, नाइट्रीन हो गई, ये सब के सब क्या थे, आपके इलेक्ट्रोफाइल थे। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था आपको, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट वाले हो सकते हैं, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो भी किसी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल थे। इसमें कौन का एग्जांपल थे अपने पास, SnCl2, SnCl4, PX5, PX3, काफी सारे एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे इसके बारे में। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था
अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो भी किसी तरह काम करता है इलेक्ट्रोफाइल तरह। उसमें एग्जाम बताया मैंने आपको CO2 का, SO2 का, SO3 का। ये आएगा CO2। एक अभिक्रिया चलती है 12th के अंदर, कोल्बे शीमट अभिक्रिया। उस कोल्बे शीमट अभिक्रिया में ये CO2 आएगा। फिर आपको वहां जाकर दिक्कत होगी, सर ये CO2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो आपको देखते पता लग जाएगा कि CO2 सभी क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि आपने पढ़ा है अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो किसकी तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात क्लियर थी। फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और वो इस साल जो नीट एग्जाम लगी थी उसके अंदर उसका क्वेश्चन भी आया था। क्या था क्वेश्चन, बताया था मैंने आपको, आपका जो NH4+ है और आपका जो H3O+ है, ध्यान रखना, इनके ऊपर भले ही चार्ज पॉजिटिव हो, इनके ऊपर भले ही चार्ज पॉजिटिव हो, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी ही कंप्लीट है। इनके पास ऑलरेडी 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ये अभी जो नीट एग्जाम लगी थी इससे पहले, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें इसको दिया गया था, इसको, और बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, तो उसका आंसर यही होता, H3O+ इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है। बता दो ऑप्शन क्या क्या थे। एक ऑप्शन तो था Cl+, एक ऑप्शन था BF3, एक ऑप्शन अपना यही था H3O+, और एक ऑप्शन था NO2+। पूछा था इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, तो ये तो आएगा चार्ज प्लस है, ये भी आएगा चार्ज प्लस है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज तक के इसको टिक कर देंगे। जैसे मैंने बताया था इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना भाई, BF3 यही तो होता है आपका। एक एक क्वेश्चन को देखना ध्यान से आप, 2, 4, 6 इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। इन p ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन ध्यान कर देगा, आने वाला कोई भी रिएजेंट जो है, ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन मैंने आपसे कहा था H3O+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सा था उसका, ये वाला C ऑप्शन था उसका। क्लियर बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई। तो आपको कुछ बेसिक बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। फिर मैंने बात की थी इसके बारे में आपके पास, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप क्या कहा मैंने आपसे कि न्यूक्लियो का बना होगा न्यूक्लियस और फाइल का बना होगा नवी, यानी जो न्यूक्लियस से अपने आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब तुम्हें पता है न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर सेल्फ के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियोफाइल को दिखाते हैं Nu- से, और मैं कहूँगा न्यूक्लियोफाइल एक तरह क्या हो सकते हैं, बेस। बेस क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं उन्हें आप बेस कह सकते हैं। तो मैं जो 10 मिनट का जो लेक्चर ले रहा हूँ, इस 10 मिनट के लेक्चर में आपने जो अब तक पहले पढ़ा था उसका एक बार समरी हो जाएगी, ताकि आपको आगे की बातें तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। जैसे मैंने आपको मोल सिखाया था वैसे मैं आपको GOC सिखा दूंगा, टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता ना है, ठीक है। आ जाओ। फिर मैंने कहा कौन कौन से होंगे जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज किसकी तरह काम कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, लोन पेयर, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना ही चाहिए। भले ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन अगर उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो वो फिर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ में क्या हो, लोन पेयर, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तीसरे पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, अगर सेम एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड आता है तो किसी तरह काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान ले लिया एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये किसी तरह काम करेगी, ये सब काम करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड केमिस्ट्री में 2 ही होंगे, या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। टेट्रावैलेंट बॉन्ड की कंडीशन नहीं होती, जानना कोई ये ना समझे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये हो जाएगा साहब, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कार्बन अधिकतम 3 ही बॉन्ड बना सकता है भैया, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ओवरलैपिंग क्लोज आ जाती है, उससे ज्यादा बॉन्ड बनने की कंडीशन नहीं आ सकती। पढ़ाऊंगा मैं आपको, पीरियड टेबल के अंदर डिस्कस किया था इस बात को। और देखो आप चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, यानी कार्ब धातु योगी, जिसमें गिन्यार हुआ, सुपर गिन्यार हुआ, फ्रैकलैंड हुआ, गिलमान अभिकर्मक हुआ, ये भी किसी तरह काम कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बता दिया। फिर रेडिकल अभी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये 2 रिएजेंटों के बारे में मैंने चर्चा कर ली, और आपको मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुए, तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको सीट भी दूंगा, उनमें पता लग जाएगा आपको कि हमने जो पढ़ा है उससे हम कितने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने केवल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीखा है। अब मैं सिखाऊंगा आपको बॉन्ड क्लीवेज, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंधों का विखंडन किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि आप इस बात को मानो, बात करता हूं मैं आगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। देखो भाई ध्यान से बात को, क्योंकि आप एक बात कह रहे थे कि सर हमने ये लिया A+B कन्वर्ट इनटू C+D, इसे आप बोल रहे थे प्रोडक्ट, बोल रहे थे इसे आप बोल रहे थे रिएक्टेंट। क्लियर थी बात ये।
अब मैं आपसे कहूंगा सर आप कह रहे हो कि रिएक्टेंट से हमें बनाना है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपने आप तो बनेगा नहीं, हमें कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कुछ बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, यानी कुछ बंदों का हमें विखंडन करना पड़ेगा और कुछ बंदों का हमें करना पड़ेगा निर्माण, तभी तो रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। यानी कोई अभिक्रिया कब होती है, कोई अभिक्रिया कब होगी जिसमें कुछ बंदों का तो विखंडन होगा और कुछ बंदों का क्या होगा, निर्माण। जैसे मैं बात करूं, सिंपल बात कर रहा हूं, आपको अभी उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बेसिक बात। जैसे मैं लिख रहा हूं जैसे CH3Cl और मैं लिख दिया KOH, इसका प्रोडक्ट बनता है ये CH3OH प्लस KCl, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब आप देख के पैसा सकते हैं यहां पर CH3Cl, CH3 कौन है, R है और Cl कौन है, X। बताओ एल्किल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ, अरे CH3 R ही तो होता है, एल्काइल ग्रुप को तो CH3 बोलते हैं हम, और Cl क्या है आपका हेलोजन, और हेलोजन दिखाते हैं हम X से। बताओ RX हुआ कि नहीं हुआ, और RX को क्या बोलते हो आप, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हो, R को बोलेंगे एल्किल और S को बोलेंगे हैलाइड, नाम हो जाएगा इसका एल्काइल हैलाइड। ये आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। बताओ सबस्ट्रेट होगा कि नहीं होगा, और जो बच गया जो क्या हो जाएगा, रिएजेंट। यानी ये तो रिएजेंट होगा और ये क्या होगा आपका सबस्ट्रेट। अब आप देखो क्या हो रहा है, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो ये रहा आपका रिएक्टेंट और ये रहा आपका प्रोडक्ट। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां से Cl जा रहा है और यहां से कौन आ रहा है, OH। यानी ये OH यहां पर आ गया और ये Cl यहां पर चला गया, ये तो दिखाई दे रहा है आपको। ये OH तो यहां से छोड़कर यहां पर आ गया और ये Cl यहां से यहां चला गया, देखो आप आ गया और ये Cl यहां चला गया, क्लियर है। अब आप देखो, अगर मैं आपको थोड़ी सी बात करूं क्रिया विधि के बारे में तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप रिएजेंट के बारे में सीख चुके हो। देखो अगर मैं बात करूं CH3Cl के बारे में तो तुम्हें बताया था मैंने आपको, क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है कार्बन की तुलना में ज्यादा होती ही नहीं होती। अरे भाई कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.5 बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, आपको मैंने टेबल बताई थी, उस टेबल में बताया था मैंने आपको कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5 और क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है 3.0, इतनी होती है क्लोरीन की। बताओ दोनों में विद्युत ऋणता किसकी है, क्लोरीन की। तो बताओ बंद के इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, Cl। तो मैं कहूंगा Cl पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और आपको पता है K पे चार्ज होता है प्लस और OH पे चार्ज होता है माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से माइनस ही जा रहा है और माइनस ही आ रहा है। क्लियर बात समझ आ रही है आपको, यहां से माइनस ही जा रहा है और माइनस ही आ रहा है। और माइनस चार्ज रखने वाले को क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अरे देखो भाई ध्यान से आप इस चीज को, ताकि आपको थोड़ा पता तो लगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं को कैसे समझेंगे। देखो मैंने लिखा CH3Cl प्लस KOH मिलके बना रहा है CH3OH प्लस KCl। कैसे बन रहा है वो बात की है, फिलहाल मैं आपको देखना बताऊंगा अभिक्रियाओं को पहचानते कैसे हैं। देखो ये आपका कार्बन है और ये आपका क्लोरीन है। बताओ कार्बन में क्लोरीन में कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है 2.5 विद्युत ऋणता ये तो होती है, और क्लोरीन कितनी होती है 3.0। और आपको पता है विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, यानी टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी इलेक्ट्रॉनों को, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो मैं कहूंगा अगर क्लोरीन की पावर ज्यादा है तो बताओ इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तुम्हें पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। तो बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो बताओ इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, भाई इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे बताओ वहां चार्ज ज्यादा आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इन पे पता ही आपको, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। तो आप देखो ध्यान से, इस रिएक्टेंट जब आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव जा रहा है और कौन आ रहा है OH नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव इधर आ रहा है, Cl नेगेटिव इधर जा रहा है, यानी नेगेटिव ही आ रहा है और नेगेटिव ही जा रहा है। और नेगेटिव को केमिस्ट्री में क्या बोलते हो, केमिस्ट्री हम न्यूक्लियोफाइल। अभी भी तो पढ़ के आए हो कि जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा उन्हें हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ यहां से इधर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, इधर से भी क्या जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, यानी एक न्यूक्लियोफाइल तो आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। और आना जाना कहलाता है प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है भैया, आना जाना कहलाता है प्रतिस्थापन। किसका प्रतिस्थापन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का नाम हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा जी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहचाना ही नहीं पहचाना, कैसे पहचाना, इस पे चार्ज नेगेटिव था, इस पे चार्ज नेगेटिव था, एक नेगेटिव आ रहा था
एक नेगेटिव जा रहा था, और हमें पता है नेगेटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाभिक स्नेह कहते हैं, और आना जाना कहलाता है प्रतिस्थापन। तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्या नाम हो जाएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अगर मान लो पॉजिटिव आता, मान लो धनात्मक आता और धनात्मक जाता, धनात्मक को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में? किस केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम धनात्मक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो आना जाना कहलाएगा प्रतिस्थापन। तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर मान लो मुक्त मूलक आता और मुक्त मूलक जाता, तो अभिक्रिया का नाम क्या होता? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पता लग गया आपको कि अभिक्रियाओं के नाम किस प्रकार दिए जाते हैं? क्लियर बात समझ आ रही है आपको? अब सुनो मेरी बात ध्यान से आप। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो इसमें ये बंध टूटा होगा, दिख रहा है आपको साफ साफ भाई, ये बंध टूटा होगा और ये बंध बना होगा। क्योंकि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो कुछ बंधों का विखंडन होता है और कुछ बंधों का होता है निर्माण। तो दिख रहा है साफ साफ आपको, ये बंध टूटा होगा यहाँ से, और यहाँ से बंध टूट के इस कार्बन का इस OH के साथ बंध बना होगा, तभी तो प्रोडक्ट बना होगा। यानी कुछ बंधों का विखंडन होता है और कुछ बंधों का क्या होता है? निर्माण। उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कार्बनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप कहोगे कार्बनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ बंधों का तो विखंडन होता है और कुछ बंधों का क्या हो जाता है? निर्माण। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम कार्बनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? कार्बनिक अभिक्रिया, जिसे बोल सकते हो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन। बात समझ आ गई आपको? वह अभिक्रिया जिसमें कुछ बंधों का तो विखंडन होता है और कुछ बंधों का क्या हो जाता है? निर्माण। उस अभिक्रिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कार्बनिक अभिक्रिया। तो मैं आपको एक बात ही समझाना चाहता था कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जब भी क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा, तो आपको कुछ बंधों का तो विखंडन कराना पड़ेगा, यानी कुछ बंधों को तो आपको तोड़ना पड़ेगा और कुछ बंधों को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी आप बंध तोड़ोगे और बंध जोड़ोगे तभी तो उत्पाद बनाओगे। यानी इसका मतलब ये हुआ आपको बंध तोड़ने का तरीका आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंधों का विखंडन किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर आप बंध तोड़ना नहीं सीख पाओगे तो आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि अभिक्रिया कौन सी होगी। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं आपको बताऊंगा अब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंधों का क्या किया जाता है? विखंडन। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। बात समझ आ गई? हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं? हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं भाई। अभी तक हमने केवल रिएजेंट के बारे में चर्चा की है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। यानी मैं बात करूं तो बंध विखंडन के प्रकार, बंध विखंडन के प्रकार। यानी केमिस्ट्री में, या मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध विखंडन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहले मैं देख लूं आपको विजिबल है या नहीं। बिल्कुल क्लियर है भाई। देखो भाई ध्यान से आप, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंधों का विखंडन किस प्रकार किया जाता है। देखो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल दो प्रकार के ही बंध विखंडन होते हैं। आपको तरह तरह के बंध विखंडन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री में केवल और केवल दो प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज ही होंगे। उसके अलावा तीसरा बॉन्ड क्लीवेज या तीसरा बंध विखंडन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहाँ से लेके आकाश से लेके पाताल तक कहीं चले जाओ आपको दिखाई नहीं देगा। यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल दो प्रकार के ही बंध विखंडन होते हैं। अब वो दो कौन कौन से? एक तो होता है होमोलाइसिस। क्या होता है? होमोलाइसिस। हिंदी वाला टेंशन ना ले, मैं हिंदी में भी लिखूंगा भाई। इसे हिंदी में बोलते हैं समांश विखंडन। क्लियर है? और दूसरा होता है हेट्रोलाइसिस, इसे बोलते हैं विषमांश विखंडन। इसे क्या बोलते हैं? विषमांश विखंडन। तो एक तो होता है आपका समांश विखंडन और एक कौन सा होता है आपका? विषमांश विखंडन। यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आप दो तरह के बंध विखंडन पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे आप समांश बंध विखंडन और एक पढ़ोगे आप विषमांश बंध विखंडन। अब मैं बात करता हूं सर समांश में क्या होता है और विषमांश में क्या होता है। देखो भाई ध्यान से बात, आप समांश बंध विखंडन में क्या होगा और विषमांश बंध विखंडन में क्या होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? होमोलाइसिस के बारे में। अब तो लिखने की आवश्यकता है नहीं बार बार, हिंदी में पता है आपको होमोलाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? होमोलाइसिस। पहले मैं बात कर रहा हूं समांश बंध विखंडन के बारे में। देखो समांश बंध विखंडन कब होगा? समांश बंध विखंडन कब होगा? समांश बंध विखंडन जब होगा जब दोनों परमाणु जिस बंध का आप विखंडन करवा रहे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से आप, समांश बंध विखंडन कब होगा? जिस बंध का बंध विखंडन आप करवा रहे हो उस बंध के जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी जो विद्युत ऋणता है
उसका अंतर या तो परमाणु बिल्कुल समान हो या उनमें जो अंतर है विद्युत ऋणता का वो बहुत कम हो, तो उनमें पाए जाने वाला विखंडन कैसा कहलाता है? समांश विखंडन। या मतलब मैं क्या कहूंगा, वह विखंडन जिसमें, लिख देता हूं हिंदी की बात तो पता रहे आपको, जिसमें बंधित परमाणु जो बॉन्ड से जुड़े हुए या जिसका बंध विखंडन आप करवा रहे हो उसकी बात करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे कंपाउंड की आप चर्चा कर लो, जिस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हो केवल इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। वह विखंडन जिसमें बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता, और मैंने आपको विद्युत ऋणता के बारे में जो टेबल थी वो टेबल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया आपको, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। वह विखंडन जिसमें बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता या तो समान हो या लगभग समान हो तो भी चल जाएगा, या आप कह सकते हो हिंदी प्योर लिखे तो आप, या बहुत कम अंतर हो, तो वहां पे जो विखंडन पाया जाता है उस विखंडन को बोलते हैं हम समांश विखंडन। मतलब क्या हुआ, जिस बंध का आप विखंडन करवा रहे हो उससे जो परमाणु जुड़े हुए हैं उन परमाणु की विद्युतता या तो समान कब होगी, जब दोनों परमाणु ही क्या हो जाए, समान। अरे भाई ये सोचो ना, अगर मान लो एक क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसे बोलते हो आप Cl2, क्या बोलते हो इसको, क्लोरीन गैस बोलते हो। अब बताओ यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है, अब इसकी भी विद्युतता 3.0 होती है और इसकी भी विद्युतता 3.0 होती है, और बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो जितनी पावर ये लगाएगा उतनी ही पावर ये लगाएगा, क्योंकि दोनों परमाणु समान है, तो जितनी तरफ से ये खींचेगा उतनी तरफ से ये खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बंध बना है ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है, और आपको पता है कि जो क्लोरीन परमाणु है ये दोनों परमाणु समान है, तो दोनों परमाणु की विद्युतता भी क्या होगी, समान। तो जब विद्युतता समान होगी तो बताओ जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, बताओ उनकी पावर भी समान होगी कि नहीं होगी। तो इससे बढ़िया क्या होगा, अब ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जा सकता है और ना ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जा सकता है, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा फिर, अब जब ना ये लेके जाएगा ना ये लेके जाएगा, तो इससे अच्छा तो फिर एक ही काम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ले जाए ये और एक इलेक्ट्रॉन ले जाए ये तो होगा। अगर मान लो इसकी पावर ज्यादा होती तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले जाता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी Cl है और ये भी Cl है, बताओ दोनों परमाणु समान है कि नहीं, और दोनों परमाणु समान है तो बताओ विद्युतता भी समान होगी। भाई विद्युतता समान कब हो सकती है, जब दोनों परमाणु ही समान हो। तो बताओ यहां पर जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज कैसा होगा, होमोलाइसिस होगा कि नहीं होगा। बात मेरी आपको, यानी मैं कहूंगा आपसे होमोलाइसिस विखंडन वहां होता है जहां परमाणु ही समान हो जाए, या तो परमाणु ही समान हो जाए, क्योंकि परमाणु अगर समान हो जाएंगे तो उनकी विद्युतता बिल्कुल समान हो जाएगी, या ऐसे परमाणु जुड़े हो जिनकी विद्युतता में अंतर बहुत कम हो, तो वहां पर भी विखंडन कैसा पाया जाएगा, समान। और मेरी बात सुनो आप ध्यान से, तो मैं कहूंगा ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा ये और आधा इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, क्योंकि आपको पता है एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा ये और एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ए, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको थोड़ी बेसिक बात। मैंने बताया था अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सुनो भाई, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको छोटी छोटी बातें याद होना आवश्यक है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवा रहे हो तो एरो दिखाते हैं ये वाला, एरो का भी फर्क चलेगा। यहां पर इसे तीर बोलते हो ना आप, तीर का तरीका है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हो तो एरो दिखाओगे ये वाला एरो दिखाओगे आप, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हो। अगर आपने केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया है तो फिर ये फुल एरो नहीं चलेगा, फिर चलेगा ये वाला आधा एरो। देखो यहां पर 2 दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं फुल एरो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुल एरो, इसे बोलते हैं हाफ एरो। क्या बोलते हैं इसे, हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब ये नहीं होगा कि सर के पास इंक पेन में शाई खत्म हो गई थी इसलिए छोड़ दिया था। इसका मतलब ये होता है जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये वाला तीर मिल जाए ना, समझ जाना कि वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ए। इसे बोलते हैं हाफ एरो, और इसको देने वाला साइंटिस्ट था फिशर। कौन था भाई, इसको फिशर, इसलिए इसे बोलते हैं फिशर हुक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फिशर हुक, क्योंकि ये हुक जैसे होते हैं, दिख रहा है आपको हुक जैसा, ये हुक जैसे होते हैं। देने वाला साइंटिस्ट फिशर था, इसलिए इन्हें बोलते हैं फिशर हुक। क्या बोलते हैं इन्हें, फिशर हुक। बात समझ आ रही है आपको। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हो तो आप लगाओगे फुल एरो, लेकिन अगर आप केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा रहे हो तो आप लगाओगे हाफ एरो, और हाफ एरो को देखने वाला साइंटिस्ट था फिशर, और ये हुक जैसे दिखते थे इसलिए इन्हें बोल दिया फिशर हुक। क्या बोल दिया इन्हें, फिशर हुक। तो देखो आप साफ साफ, अब मैं क्लियर दिखा देता हूं आपको ताकि आपको बिल्कुल बातें पता रहे।
देखो जी, ये रहा आपका क्लोरीन और ये रहा आपका क्लोरीन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन तो लेगा ये और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। तो देखो मैंने कौन सा एरो लगाया है, मैंने कौन सा एरो लगाया है, हाफ एरो। और ये हाफ एरो साफ साफ हमें बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन गया इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, मतलब बंध टूट गया। मतलब क्या हुआ, 1 Cl ये गया और 1 Cl ये गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। और जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इनको बोलते हैं आप मुक्त मूलक। जो आप तीसरा पढ़ रहे थे ना, तीसरा रिएजेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्री रेडिकल। जो आप तीसरा रिएजेंट बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रोफाइल होगा सर, न्यूक्लियोफाइल होगा और सर एक फ्री रेडिकल भी होता है, वो फ्री रेडिकल ये होता है, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसे, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। क्योंकि इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है, बताऊंगा मैं आपको बात आगे, लेकिन फिलहाल तो आप इसी को, अगर दोनों परमाणु समान है तो दोनों परमाणु की विद्युलता भी समान होगी, और अगर दोनों परमाणु की विद्युलता समान है तो लगने वाली पावर भी समान होगी। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो 1 ले जाएगा और आधा इलेक्ट्रॉन 1 ले जाएगा। और आधे इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए जो हम एरो लगाते हैं उसे बोलते हैं हाफ एरो, और हाफ एरो को देने वाला साइंटिफिक फिशर था, और ये हुक जैसे दिखते थे इसलिए इसे बोल दिया फिशर हुक। और बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी यहाँ पर, मुक्त मूलक। तो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि बताओ समान विखंडन में किस प्रकार की स्पीसीज का निर्माण होता है, तो आप क्या कह देंगे, मुक्त मूलक बनेगा साहब। क्या बनेगा, मुक्त मूलक। बात समझ आ गई आपको, क्या बनेगा वहां पर, मुक्त मूलक। क्या बनेगा वहां पर, मुक्त मूलक। जैसे मैं आपसे बात करूं और ले लो एग्जांपल, आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर दोनों परमाणु समान है या परमाणु की विद्युलता में बहुत कम अंतर है तो विखंडन कैसा होगा, समान। अब मैं एग्जांपल लेता हूं वो जिसके अंदर क्या होता है, बहुत कम अंतर। एग्जांपल देखो, और वही एग्जांपल 90% आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपने ले लिया कार्बन बंध हाइड्रोजन, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। आपको पता है कि कार्बन की जो विद्युलता होती है वो 2.5 होती है, बताया था मैंने टेबल में आपको। इसकी विद्युलता कितनी होती है, 2.5। और आपको पता है हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1। पता है आपको इस बारे में, कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब तो आप देखो इस 2.5 में 2.1 में डिफरेंस बताओ नेग्लिजिबल है कि नहीं। मैं कहूँगा इन दोनों की विद्युलता में 0.4 का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस क्या है, बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 0.4 को नेग्लिजिबल मान लेंगे यहाँ पर, तो मैं कहूँगा इसकी में और इसकी विद्युलता में बहुत कम अंतर है। अगर बहुत कम अंतर है तो बताओ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ पर विखंडन कैसा होगा, समास। यानी आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर और आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। क्या बनेगा, ये कार्बन के ऊपर डॉट आ जाएगा और H के ऊपर डॉट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे, कार्बन मुक्त मूलक। क्योंकि कार्बन क्या है, ऊपर रेडिकल, भाई कार्बन के ऊपर डॉट आया तो आप क्या बोलोगे इसे, कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ पर किसके ऊपर डॉट आया, H के ऊपर, तो इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे आप हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे इसे आप, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और आपको पता है समांश विखंडन में क्या बनेगा रे, समांश विखंडन बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, मुक्त मूलक। क्या बनेगा, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ समांश विखंडन में क्या बनता है तो आप कह दोगे समांश विखंडन बनता है मुक्त मूलक। और आपसे पूछ ले बताओ समांश विखंडन कहाँ होगा, कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे या तो बिल्कुल परमाणु समान हो या विद्युत ऋणता में अगर बहुत कम अंतर होगा तो वहां पर क्या बनेगा आपका, कौन सा विखंडन होगा, होमोलाइसिस। और बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी आपके पास, मुक्त मूलक। अब मैं एग्जांपल लेता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो भाई ध्यान से, आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे डील कर सकते हैं। आपने इसको खूब देखा है, 9-10 तक खूब पढ़ी आपने। इसे बोलते हो आप एल्कीन, बोलते हो भाई, इसे आप क्या बोलते हो, एल्कीन। अब देखो आप ध्यान से, इसमें एक बंद तो हो गया सिग्मा और एक बंद हो गया पाई। अब मैं आपको पहले बता देता हूं सिग्मा बंद और पाई बंद का मतलब क्या है। सिग्मा बंद क्या होता है, जो बनता है समाक्षीय अतिवापन से, ऐसे होती है कोलेटरल ओपनिंग, बिल्कुल ऐसे मजबूत बंद बनता है, उसे बोलते हैं सिग्मा। और दूसरा होता है पाई बंद। दूसरा बंद कैसा होता है, पाई बंद। आधा बंद बनता है ऊपर और आधा बंद बनता है नीचे। बताऊंगा आपको डिटेल में, आप टेंशन ना लो फिलहाल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, भाई केमिस्ट्री मल्टीपल बॉन्ड 2 ही जगह होंगे, या ट्रिपल होगा या डबल होगा। जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड आते हैं वहां पर एक सिग्मा होता है और बाकी जो बच जाए सारे पाई होंगे। यहाँ सिग्मा एक पाई, ये एक सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई होगा। और जो पाई बंद होता है वो वीक होता है। ध्यान रखना भाई, पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, दुर्बल बंद होता है पाई बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, बताओ, यहाँ पर सिग्मा टूटेगा, पाई टूटेगा, पाई टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, वीक। अब आप देखो ध्यान से, अब बॉन्ड तो टूट जाएगा। अब सर बॉन्ड कैसे टूटेगा, विखंडन कैसा होगा, देखो ये भी कार्बन है
और ये भी कार्बन है। बताओ दोनों कार्बन है कि नहीं? और जब दोनों कार्बन है तो बताओ दोनों की विद्युलता समान होगी नहीं होगी? बताओ यहाँ विखंडन कैसा आएगा? समान सा आएगा, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ बनने वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये बनता ऐसे कैसे रह जाएगा भाई? इस बंद का तो विखंडन आपने नहीं करवाया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। अब क्या करते हैं विद्यार्थी? इसे बोल देते हैं रेडिकल। कोई समस्या नहीं सर, रेडिकल ही तो है। लेकिन विद्यार्थियों आप देखो इस बात को ध्यान से, यहां पर रेडिकल कितने आ रहे हैं? एक और एक दो, तो इसे बोलेंगे आप बाई रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे? ये गलती मत कर देना, कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि जब एल्कीन का होमोलाइसिस किया जाता है तो बनने वाली स्पीसीज कहलाती है। तो पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? रेडिकल। अब बच्चे होमोलाइसिस देखते रेडिकल टिक करके आ जाते हैं और उनका मामला खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ रेडिकल नहीं है, क्या बनेगा? बाई रेडिकल। क्या बनेगा? बाई रेडिकल, क्योंकि एक ही स्पीसीज में दो दो मुक्त मूलक बन रहे हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में? हेट्रोलाइसिस के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।